बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई। शहर में कोरोना मरीजों के बढ़ते ग्राफ को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार अनु जैन बुधवार की शाम 7 बजे शहर के मुख्य मार्गों पर पेट्रोलिंग करने के लिए निकल पड़ी। नायब तहसीलदार का वाहन देखकर दुकानदारों ने तुरंत शटर गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान जैन दुकानदारों को समझाइश देते हुए भी नजर आई। अभी समझाइश दे ही रहे थे कि निर्धारित समय पर दुकानें बंद हो जाना चाहिए, अन्यथा 10,000 रुपए का चालान काटा जाएगा। शाम 7 बजे बाद पुराने बस स्टैंड पर बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी के अनुसार 3,400 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई, जो सतत रूप से जारी रहेगी। प्रशासन ने व्यापारी संगठनों की बैठक आहूत की। जागरूकता के लिए व्यापारी चलाएंगे विशेष मुहिम। लेकिन आज अपने यहाँ सारे जवान मिल रहे हैं, हम लोग वही चीज कह रहे हैं ना। और उनका कारण क्या है कि वो लापरवाही, और उनकी लापरवाही जो है सब लोगों को घातक सिद्ध होती है। मैं वही चीज कह रहा हूँ कि इसमें इनिशिएटिव बोथ साइड से करना पड़ेगा, केवल प्रशासन के इससे ही। आप बताओ, अब जैसे हम लोग निकलते हैं एक जगह, जैसे जहां हमें मिले। जवाहर मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के पुत्र के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने मंगलवार को सर्किट हाउस पर व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित जागरूकता अभियान चलाने में सहयोग करने की अपील की। एक समय में 5 से ज्यादा आदमी नहीं रहेंगे, और जो पारिवारिक कार्यक्रम है, कहीं जन्मदिन वगैरह है या सालगिरह कहीं मना रहे हैं घर पे, तो उसमें भी अधिकतम 10 व्यक्ति हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें पड़ा भी होगा आप लोगों ने? हाँ, ये आ चुका है। शादी ब्याह का कार्यक्रम भी जो है उसमें भी जो है दोनों पक्ष से 10-10 आदमी, अधिकतम 20। और जो अंत्येष्टि। जवाहर मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी के पुत्र की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद पुलिस और प्रशासन ने मंगलवार को सर्किट हाउस पर व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की। एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार व सीएसपी मनोज रत्नाकर ने कहा कि व्यापारी महासंघ के पदाधिकारियों की मांग पर प्रशासन ने बाजार खोलने का समय बढ़ाया है। इस दौरान महासंघ के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने सहित अन्य बिंदुओं पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन वर्तमान समय में इसका अभाव नजर आ रहा है। इधर कपड़ा, सराफा, साड़ी, रेडीमेड गारमेंट सहित अन्य दुकानों पर ग्राहकों की अत्यधिक संख्या देखने में आ रही है। यदि अभी भी जागरूकता नहीं लाई गई तो भविष्य में गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। संगठनों के साथ आपकी बैठक में क्या निष्कर्ष निकला सर? आज ये सभी जो व्यापारी संघ के जो पदाधिकारीगण आए हैं, इनको यही बताया गया है कि दुकानों में जो है भीड़ ना हो, दुकान में जो भी कस्टमर बैठते हैं उनको मास्क लगा हुआ होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। क्योंकि अभी हाल ही में जो है बाज़ार में एक व्यापारी जो है वो पॉजिटिव आए हैं, तो इसलिए सभी को ये आगाह किया है, सभी लोग थोड़ा सा सजग रहें और इसमें इनका भी जो है सक्रिय सहयोग रहे। सर, कुछ व्यापारी समय पर दुकान बंद नहीं करते हैं, ये भी इन्हें बताया गया है। इस दुकानें जो है बिल्कुल समय पे ही बंद होना चाहिए। प्रशासन तो, पुलिस प्रशासन तो अपनी कार्रवाई करता ही है, बंद भी करवाता है, जुर्माने की कार्रवाई भी करता है। तो आप सब लोगों से यही अपील की गई है कि सब अपने अपने स्तर पर अपने संगठन की मीटिंग लेके सभी को जो है ये सर, खाद, बीज, सराफा बाजार, कपड़े की दुकान, चूड़ी की दुकान, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है सर, इसके लिए क्या गाइडलाइन दी गई सर? इन्हीं के लिए तो इनको बुलाया है। इन्हीं ऐसी सभी दुकानों पे ही, कपड़े की दुकान भी हो सकती है, सराफे की भी हो सकती है, इसी के लिए ही इनको सभी को बुला के कहा गया है। सर, व्यापारी के साथ आज बैठक हुई है सर, क्या निष्कर्ष निकला सर? एसडीएम साहब और हम लोगों ने सभी व्यापारी महाव्यापारी संघ के अध्यक्ष और सभी व्यापारी बंधु यहाँ नगर शहर नागदा के आमंत्रित किए गए थे, क्योंकि देखने में पहले आ रहा था कि ये यहाँ पे नियमों का पालन नहीं हो पा रहा। दुकानदार, पब्लिक जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रही, कुछ लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, और हम लोगों ने इन व्यापारियों के माध्यम से बताया गया है कि इन चीज़ों का पालन इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। 2 आदमी की जगह कस्टमर को दुकान में प्रवेश की तो 2 ही आदमी को प्रवेश दें, बाकी को बाहर गोले में खड़ा करें, ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो, संक्रमण नहीं फैले। और ये भी बताया कि ठीक है, कस्टमर से साथ आप अच्छे से बात करें, कस्टमर तो भगवान होता है, तो उसको अपन दुत्कार नहीं सकते, लेकिन समझा तो सकते हैं।
ये संक्रमण नहीं फैले, ऐसे नियमों का पालन करें। इसी के संबंध में सब लोगों ने आश्वस्त किया कि अपने अपने व्यापारी संगठन से जाके दुकान वालों से बात करेंगे और इसमें और स्तर में सुधार लाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि महामारी से लड़ने के लिए शासन की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दुकान पर आने वाले ग्राहकों को व्यापारी स्वयं प्रेरित करेंगे कि वह मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, आप सराफा व्यापारियों के अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पे दिखाई देती थी, क्या कहना सर इस संबंध में? सर, पहले चलती थी भीड़, अब तो कम हो गई है। लोग बात समझाने लग गए, ग्राहकों को भी समझाने लग गए हैं कि भैया सोशल डिस्टेंस का पालन करो। मास्क भी अपने पास से नहीं लगा होता तो मास्क अपने पास से देते हैं सबको, वो समझाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले वाली और अब में बहुत फर्क है। सर, कपड़े की दुकानों पे बहुत भीड़ दिखाई देती है, आप कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? जैसा कि आज श्रीमान एसडीएम साहब के साथ मीटिंग भी हुई है और वैसे भी जैसा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन में जितने भी मेंबर हैं, अधिकांश दुकानों पे ग्राहकों के लिए मास्क उपलब्ध है और लगभग सभी दुकानदार जितने भी हैं अपने अपने यहाँ ग्राहकों को मास्क देते हैं और हो सकता है शायद कुछ ग्राहक मास्क लेके नहीं भी आते हैं, तो उनके लिए दुकानों पर सभी तो व्यवस्था भी है, प्लस हर दुकानों पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। चूँकि नगर में भी लगभग 5 से 6 केस निकल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। और सर, मास्क और सैनिटाइजर अपनी जगह है, दुकान में अत्यधिक ग्राहक भरे रहते हैं, इस संबंध में क्या है सर आपका कहना? उस संबंध में ये है कि जो पहले भीड़ रहती थी उससे निश्चित है कि अब आजकल सभी दुकानदार ग्राहकों को जिसको चाहिए जो करना रहती केवल उसी को अंदर एंट्री देते हैं, बाकी अधिकांश ग्राहक तो बाहर ही खड़े रहते हैं, जो उनके साथ जो आते हैं वो बाहर खड़े रहते हैं। सर, राखी का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में क्या नई गाइडलाइन है सर? राखी के संबंध में भी जो है ये स्थानीय निकाय को निर्देश दिए गए हैं कि राखी की जो अस्थायी दुकानें लगती हैं वो लगेंगी, पर दुकानों के बीच में जो है कम से कम 6 फीट का जो है फासला रहे और लोग मास्क लगा के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर पालन करें। सर, गणेश चतुर्थी के संबंध में नई गाइडलाइन सर? गणेश चतुर्थी के संबंध में भी ये है कि लोग घरों में ही पूजा करेंगे और मूर्तिकारों से भी और सभी से यही कहा गया है कि जो है ऐसी छोटी साइज़ की ही मूर्तियाँ बनाएंगे जो घरों में रखी जा सकें। सार्वजनिक स्थलों पर, गली में, चौराहों में, बाहर, घर के बाहर जो है ये मूर्तियाँ नहीं रखी जाएंगी। भीम आर्मी ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रदत्त आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को प्रदेश प्रभारी सुनील आस्तेय व प्रदेश उपाध्यक्ष दुले सिंह सूर्यवंशी के नेतृत्व में पुराने बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय पर पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को सौंपा। आरक्षण हमारा अधिकार है भैया। आप आ जाओ यहाँ पे, मैं चला जाता हूँ। आपको ज्ञापन मुझे देना है कि तुम्हें देना है? तुम्हें खड़ा होगा, तुम खड़े हो जाओ यार यहाँ पे। चलो ठीक है, सुनो मेरी बात। थोड़ी डिस्टेंस। राष्ट्रपति महोदय, मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश विषय गुना में दलित दंपति के साथ हृदय विदारक अमानवीय घटना के विरोध में माननीय महोदय जी, मध्य प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में प्रदेश के जिला गुना के थाना में केट के अंतर्गत चक निवासी दलित किसान दंपति पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज की गई एवं बुलडोजर मशीन से उसकी कड़ी मेहनत एवं 2 लाख रुपए कर्ज लेकर उगाई गई जमीन भी तबाह कर दी गई, जिसके कारण उस गरीब किसान बेसहारा को कीटनाशक पीने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन पुलिस फिर भी उन्हें अमानवीय तरीके से बच्चों के सामने मारती रही, यहाँ तक कि उक्त गरीब किसान की पत्नी को बर्बरता के साथ मारा और उसके कपड़े फाड़ दिए गए, साथ ही छोटे छोटे बच्चों को भी मारा, जबकि पुलिस के साथ ना तो संबंधित थाने के टीआई था और ना ही एसडीएम उक्त कार्रवाई में शामिल था। इसके अलावा पुलिस के पास कोई कोर्ट का आदेश भी नहीं था। पुलिस किस हैसियत से कब्जा हटाने गई थी? इस बुरी शोषणकारी घटना से समस्त बहुजन समाज में रोष व्याप्त है।
इसीलिए भीम आर्मी मांग करती है कि जिले के एसपी, कलेक्टर उक्त घटना में संलिप्त सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। इसके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। परिवारों को 30 लाख का मुआवजा दिया जाए। बच्चों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। कर्नाटक राज्य की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी दलित आदिवासी लॉ बोर्ड बनाया जाए। गुनाकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। जिस जमीन पर विवाद हुआ वह जमीन पीड़ित व्यक्ति के नाम पर की जाए ताकि वह अपना 2 लाख रुपए का कर्ज चुका सके। महोदय जी, हम विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर मामले में उचित कार्रवाई पूरी नहीं हुई, यह कार्रवाई पूरी नहीं हुई, हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो भीम आर्मी राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत शोषण के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। अतः आपसे आग्रह है कि उक्त दलित किसान के साथ न्याय किया जाए एवं हमारी मांग पूरी की जाए। धन्यवाद। बोला ही बना लो ऐसे कुछ, थोड़ा इधर हो जाओ। मुझे चालू करना माइक चालू कर दो भैया। चालू। भीम आर्मी के पदाधिकारियों द्वारा ये मुझे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित 2 ज्ञापन दिए गए हैं जो कलेक्टर साहब के माध्यम से जो है पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू। चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे अपर सचिव, कोई भी हो, उनको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं है संविधान में। तो अगर कहीं पर भी आपसे अगर कोई भी अधिकारी अगर बदतमीजी से बात करता है, आपको अपमानित करता है, तो आपको जवाब देने का अधिकार है, क्योंकि आप भी इंसान है, वो भी इंसान है। ठीक है, तो कभी भी अगर कहीं पर भी इस प्रकार की कोई अधिकारी हरकत करे तो भीम आर्मी को सूचना करें। इनकी शिकायत हम लोग आगे करेंगे। इन हमारे को इस बात को जय भीम। ग्रेसिम उद्योग का शून्य से शिखर तक पहुंचाने में ठेका श्रमिकों की महती भूमिका रही है, लेकिन लॉकडाउन में प्रबंधन द्वारा स्थायी श्रमिकों को आधा वेतन देकर ठेका श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये बात ठेका श्रमिकों ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत से भाजपा कार्यालय पर कही। शेखावत ने कहा कि मेरे विधायक कार्यकाल में जब ठेका श्रमिकों का 5 वर्षीय समझौता आया था तब उनके वेतन में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन वर्तमान विधायक कार्यकाल में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये ठेका श्रमिकों को पता है। तो ज्ञापन दे चुके हैं नागदा में, है ना, और ट्रेड यूनियन वालों को भी दे चुके हैं। तो अभी तक हमारा इन्हें जैसे परमानेंट होगा, उनको घर बैठे आधी तनख्वाह मिल रही है परमानेंट। हमारे लिए तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा। ये क्यों बोल रहा है? मैंने 3 दिन के लिए 4 दिन पहले मेरा वीडियो हुआ, मैंने कहा मैं सोमवार मंगलवार को भोपाल जाऊँगा, और मैं गया, आज ही आया हूँ भोपाल से वापस। अब चूँकि आज वो घटना ऐसी हो गई है तो उसके कारण तो कोई तत्काल घटना हो जाती, कोई शांति हो जाए तो उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और उसके लिए मैं फिर सोमवार मंगलवार को फिर जाऊँगा भोपाल। तो 2 काम दूसरे पर 2 काम हमने भी इस कंपनी को 15-20-25 साल दे दिए तो है ना, हम ये ना उनको दे रहा हुआ घर बैठे आधा है ना, हमारा भी तो है कि नहीं है। इन्हें देखो वो चीज़ तो आपने मेरे वीडियो में सुना होगा कि एक उद्योग का जो प्रमुख अधिकारी है उसकी जितनी हिस्सेदारी है, जो जितना उसका वो उतना ही ठेकेदारी श्रमिकों का भी एक महत्व, ये मैंने कहा मेरे वीडियो के अंदर। तो मैं तो इस बात को मानता हूँ, 20 साल मैंने नौकरी की, तो मुझे पता है कि ठेकेदारी श्रमिकों का इस उद्योग को चलाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो ये मुझे पता है। प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलने के लिए आया, क्या मामला सर? कोरोना जैसी महामारी के कारण 22, 23 या 25 मार्च के आसपास पूरे भारत के सभी उद्योग बंद हुए थे। उस वक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और 22 मार्च को चूँकि माननीय शिवराज सिंह जी ने शपथ ले ली थी, उन्होंने कहा था कि मजदूरों को तनख्वाह आपको देना पड़ेगी। कुछ समय के बाद में फिर संभवतः शायद मुझे ध्यान नहीं, लेकिन अप्रैल के बाद फिर सरकार ने एक निर्णय लिया कि भाई अप्रैल के बाद जो फैक्ट्री चलेगी और जो मजदूर आएंगे उनको, ऐसा कुछ निर्णय था। लेकिन नागदा के अंदर लेंसेक्स और केमिकल डिवीज़न और एक और पास में उसका एटोफिना कोई कंपनी है, उन तीनों कंपनियों के अंदर वो श्रमिकों को रोटेशन वाइज बुला रहे हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ रही वैसे ठेका श्रमिकों को, लेकिन पूर्णतः ठेका श्रमिकों को बंद नहीं किया है। ग्रेसिम के अंदर अभी जब से 22 मार्च के बाद में जो लॉकडाउन हुआ था,
ठेका श्रमिकों को पूर्णतः बंद कर दिया है। कुछ समय उनको तनख्वाह दी है, लेकिन अब तनख्वाह बिल्कुल नहीं दे रहे। मैंने अभी 5-6 दिन पहले भी मीडिया के माध्यम से आग्रह करा था कि प्रबंधक को रोटेशन के हिसाब से ठेका श्रमिकों को बुलाना चाहिए। अगर आप नहीं बुलाते हो तो जैसा परमानेंट लोगों को आप, मेरी जानकारी में आया है वो मैं जानकारी ले लूँगा, लेकिन जो ठेका श्रमिकों ने अभी मुझे जानकारी दी कि आधी तनख्वाह वो परमानेंट श्रमिकों को दे रहे हैं। उसी प्रकार से ठेका श्रमिकों की भी वही भूमिका रहती जो परमानेंट श्रमिकों की है या स्टाफ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की जो भूमिका है, वही भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका ठेका श्रमिकों की होती है। मैंने 5-6 दिन पहले कहा था कि मैं सोमवार मंगलवार को भोपाल जाऊँगा। मैं 2 दिन से भोपाल ही था। आज 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने का समय भी मुझे दिया था, लेकिन माननीय राज्यपाल टंडन जी का निधन हो गया। उसके कारण संभवतः 12:30-1 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी और कुछ मंत्रिमंडल के सदस्य उत्तर प्रदेश गए हैं। इसके कारण आज मैं वापस आया हूँ, क्योंकि राजकीय शोक भी हो गया था। मैं वापस अगले सप्ताह में फिर जाऊँगा और आप मान के चलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, श्रम मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी से मिल के और उनसे पुरजोर तरीके से मांग करूँगा कि ठेका श्रमिकों के साथ में न्याय हो। अभी हमारे बीच में ग्रेसिम उद्योग में कार्यरत ठेका श्रमिक हमारे मित्र बंधु हमारे बीच पधारे और आप सभी ने हमें आदेशित किया है कि जो समस्याएं हैं उनका निदान करें। आदरणीय पूर्व विधायक जी दिलीप शेखावत जी के नाम से एक पत्र भी आप सभी ने सौंपा है। निश्चित भारतीय जनता पार्टी आपकी हर एक मांग के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ संबल बनाकर खड़ी है। पर मैं मीडिया के माध्यम से पूर्व विधायक जी को अवगत करा दूं, आज से कई वर्षों पूर्व 9 श्रमिक निष्कासित हो गए थे। आपने आश्वासन दिया कि उन 9 लोगों को वापस उद्योग में अपने कार्यस्थान पर पहुंचाऊंगा। आपने दिग्विजय सिंह जी और नरेंद्र नाडा जी से मुलाकात करने का भी आश्वासन दिया और अभी तक वो बात भी पूरी नहीं हुई है। आपने इस पूरे नागदा नगर को एक चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा और आपने इस बात का प्रचलन किया कि एक वोट वीआरएस पे चोट। और मैं माला तब पहनूंगा जब बीसीआई चालू होगी। और थोड़ा आगे ले चलता हूँ, 2014 में समझौते हुए और हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी रहे, जिन्होंने ठेका श्रमिकों के लिए 5 गुना प्रतिदिन का जो वेतन है 5 गुना ज़्यादा बढ़ाया। 2018 में आप विधायक हो गए। आप केवल ठेका श्रमिकों के बीच में जो वादे कर रहे हैं, उन वादों को केवल वादे तक सीमित ना रखें, उन्हें गुमराह मत करिए। योजनाबद्ध तरीके से आपके कुछ सीमित लोग ठेका श्रमिकों की बात लेके आपके पास आते हैं और कंपनी के साथ साठगांठ करके आप उस पूरी बात को लुप्त कर देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा वीआरएस आपके कार्यकाल में हुआ, सबसे ज़्यादा परेशानी श्रमिकों को आपके कार्यकाल में हुई। जो 5 गुना बढ़ना था 2018 में आप वो करवा नहीं पाए, आश्वस्त करके रखा, अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। और अभी वर्तमान में जो स्थिति है, जो हमारे ठेका श्रमिक बंधु और हमारे बीच आए, जो बात रखी, आपके बीच भी आए, आपको भी उन्होंने बात करी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के आप विधायक हैं, आप इन ठेका श्रमिकों के साथ आमरण अनशन के लिए बैठिए, धरना दीजिए, पुरजोर तरीके से विरोध करिए। कंपनी के विरोध में आप कंपनी गेट पर बैठिए और मेरे ठेका श्रमिक बंधुओं के साथ बैठिए, ताकि इन्हें भी संबल मिले कि विधायक हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमारा नैतिक दायित्व तो है ही कि हम ठेका श्रमिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। बद्री विशाल गली में दुकानदारों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मंगलवार को पुलिस द्वारा मुहिम चलाई गई। इस दौरान प्रतिष्ठान के बाहर अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। चालानी कार्रवाई से मंगलवार को 2 पहिया वाहनों की संख्या कम दिखाई दी। गाड़ी का नंबर क्या है? चलो तो ऐसा करो, अच्छा कैमरा भी कर लिया।
आपका क्या नाम है दादा? नहीं आए तो चलो ऐसा करो तो वो भी साथ में जाओ, इस पे साइन करो। तुम्हारी गाड़ी बिना नंबर में हम थाने खड़ी कर रहे हैं, कागज लाओगे तो चेक करेंगे जैसे ठीक। और यहाँ के यहाँ खड़ी नहीं करना, यहाँ खड़ी करने का तो आप समझाइए ठीक है। इस पर नंबर नहीं है, नहीं आपकी सब लोग अपने मोहल्ले के आते जाते लोग तुम्हारे लिए भी अच्छा है। चलो लगवा लूँगा सर, गलती मेरी भी है। बद्री विशाल की गली में दुकानदारों के अस्थायी अतिक्रमण व अव्यवस्थित पार्किंग के खिलाफ सीएसपी मनोज रत्नाकर के निर्देश पर पुलिस व यातायात विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। सांवरिया कचोरी की गली में कपड़ा व्यापारियों से कपड़े लटकाकर 3 से 4 फीट का अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे पैदल चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सिटी सेंटर के सामने चूड़ी की दुकानें व अन्य दुकानदारों द्वारा अव्यवस्थित वाहनों की पार्किंग कर दी जाती है, जिससे पल पल पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। मंगलवार को अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को पुलिस ने जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया। कार्ड लेके आना, भैया ले जाओ। कार्ड लेके आना, भैया ले जाओ। दूसरा में आप बोल रहे बैठो बैठो, तो कहाँ आप लोग ना बिठाऊंगा। हमारे पास तो उसकी गाड़ी है, क्या जरूरत है हमें बैठने की। लो आओ तुम थाने पर, उनका साफ करो, साफ करो। क्या बोलना है? 2 गाड़ी थाने भेजी है, समझाइश दे दी है वगैरह बता दो। क्या तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। उम्र आ गया है, 2 साल हो गए गाड़ी पे। यातायात पुलिस आरक्षक मुकेश राठौर के अनुसार 2 वाहनों के दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। कर लें, खड़ी कर दे, लॉक वगैरह लगा के, तो गाड़ी का हो सकता है। वहाँ बहुत जगह है सामने, खड़ी करते भी, यूँ भी जनरली खड़ी करते हैं। तो कम से कम ये जो पतला रास्ता है जो अभी अपन ने देखा जाम हो रहा था पूरा, उसमें बीच में ही गाड़ियाँ लगा दी, तो असुविधा नहीं हो, जनता को असुविधा नहीं हो, यातायात का व्यवस्था चलती रहे, जाम में कोई व्यक्ति इंडिकेटेड नहीं हो, एक्सीडेंट नहीं हो, सकड़ी जगह है, तो इसके लिए कार्रवाई। और आगे भी हमारा भ्रमण चलता रहेगा। आज हम बद्री विशाल मंदिर, आज बद्री विशाल मंदिर की गली में गाड़ी वगैरह रखे रहने की, मतलब उनको व्यवस्थित रखने के लिए और उनको समझाइश दी गई है कि गाड़ी को बाहर रखा जाए, आने जाने में दिक्कत आती है। और जितनी भी गाड़ी चालकों को बताया गया, समझाइश दी गई है। और 2 गाड़ी अभी बिना नंबर वगैरह के मिले थे, उनको थाने पे भिजवा दिए हैं और जनता को समझाइश दी जा रही है। ये आज अभियान चलाया गया है कि रोज चलेगा? अभी तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश मिलने पर अभी इस गली में आए थे और यहाँ की जो गाड़ी वगैरह रखे हैं उनको समझाइश दी जाएगी। अच्छा, दुकानदारों की ये समस्या है कि के लिए क्या है, वो लोग दुकानदार भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि हमारी दुकान यहाँ है, हाँ, हम कहाँ गाड़ी रखेंगे, तो उनको मतलब अगले टाइम बताया जाएगा कहाँ रख के ये लोग दुकानदारी करेंगे। मेरा नहीं। हाँ, अभी श्रीमान CSP साहब के द्वारा आदेशित किया गया था और वास्तव में भी यहाँ निकलने की जगह अंदर नहीं बची, क्योंकि अभी लॉकडाउन था। अभी चहल पहल बढ़ गई है लॉकडाउन के बाद, तो इसमें आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहता। तो इस गली में समझाइश दी है। आज 2 गाड़ी बिना नंबर थी, उनके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए थाने भेजी है। एक गाड़ी का चालान भी काटा है जो बीच रास्ते में बिल्कुल ही गलत खड़ी थी, जो आने वाले रास्ते। तो चूँकि वह दुकानदार की थी, उन्हें पता है कि यहाँ रोज़ लोगों का मूवमेंट, समझाइश दे दी है। इसके बाद भी नहीं होंगे तो गाड़ी की जब्ती कार्रवाई करेंगे। एक समस्या इनकी वास्तविक ये थी कि इन गाड़ियों को हम ले जाके कहाँ खड़ी करें, तो ये अभी SDM साहब, CMO साहब, CSP साहब, PI साहब मीटिंग लेके उसका स्थान तय कर देंगे, उस स्थान पे करेंगे गाड़ी पार्किंग। लेकिन
डॉक्टर के देरी से पहुंचने पर भिंडिया क्लिनिक पर महिला ने किया जोरदार हंगामा। हाथ दिखाने के लिए तो वहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर साहब 1 बजे बाद आएंगे और आया ही नहीं आए, अगर नंबर ले लोगी तो वापस नहीं होएगा। तो बोले वहाँ दिखा लो। 10 साढ़े 10 बजे की यहाँ बैठी हूँ मैं, मेरे सामने इतनी पब्लिक आके बैठ गई, सब पानी को तरस रहा है, भूखे तरस रहा है। 10 बजे के बैठे यहाँ अंदर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। भीड़ कितनी इकट्ठी करी है और मास्क लगाओ, भी घबरा फिर भी के मास्क लगाओ। घबराहट हो के तकलीफ बढ़ गई लोगों की। यहाँ पर कैसे मरीज बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, औरतें बच्चे रो रहे हैं, बाकी कोई देखने वाला ही नहीं है। उससे बोलो बंद कर, उससे बोलो बंद कर। ये नहीं आवड़ता है, कमा लिया, बंद कर। दूसरा डॉक्टर को बिठाएंगे नाश्ते में लगे, बंद करो। इसके साथ पब्लिक के साथ खिलवाड़ रहेगा। 1 घंटा 2 घंटा हद हो गई, 4 घंटे हो गए। पूछो पब्लिक सब बैठी, पूछो इनसे सबसे कितना क्या लोगों का फायदा उठाएंगे, ये लोगों का फायदा उठाएंगे। कितने परेशानी में बैठे हैं यहाँ। जवाहर मार्ग स्थित एक निजी क्लिनिक पर 4 घंटे इंतजार करने के बाद भी जब चिकित्सक नहीं मिले तो एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। हंगामे के दौरान अन्य मरीज और उनके परिजन भी महिला का साथ देने लगे। चिकित्सक ने इमरजेंसी मामले में जनसेवा जाने का हवाला दिया। चिकित्सक के पहुंचने के बाद मामला शांत हुआ। आप कब से बैठे हैं यहाँ पे? कब से बैठे हैं आप? काय के लिए आए थे आप यहाँ पे? अभी कितना टाइम हो रहा है अभी? क्या कहना है यहाँ पे, क्या कहना है इन सबका? इन सबका यही कहना है कि समय पे डॉक्टर साहब आए और मरीज को संभाले। और वो बोलते हैं अब आएंगे, हम परेशान हो रहे हैं, ना पानी की आएंगे कब? समय तो होना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है, सब डॉक्टर ये 2 डॉक्टर है यहाँ पर। जवाहर मार्ग स्थित डॉक्टर भिंडिया के क्लिनिक पर इलाज के लिए पहुंची महिला ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। महिला का आरोप था कि सुबह 10 बजे से क्लिनिक पर बैठकर डॉक्टर जगदीश भिंडिया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्लिनिक के कर्मचारी संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। क्लिनिक परिसर में मरीज व उनके परिजनों के लिए पेयजल की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण परेशान हो रहे हैं। क्लिनिक के कर्मचारी बार बार मास्क लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्लिनिक पर डॉक्टर का कोई अता पता ही नहीं है। लगातार 4 घंटे तक मास्क लगाने से मरीजों को परेशानियों का सामना ही करना पड़ रहा है। हंगामे के दौरान कर्मचारी मूक दर्शक बनकर देखते रहे। आखिरकार दोपहर 1 बजे डॉक्टर भिंडिया क्लिनिक पर पहुंचे तो आक्रोशित मरीज और उनके परिजनों ने सड़क पर ही डॉक्टर को खरी खोटी सुना दी। आपसे नहीं समझ रहा तो बंद कर दो। वहाँ पर उन्होंने ये बोला मेरे को कि आप वहाँ जाओ, नहीं तो हम नहीं बोलते। 4 घंटे से पब्लिक का इंतजार कर रही है, तुम्हारे लड़के सीधे वो बात नहीं करते। और उसके बाद में वो करते हैं, ठीक से नहीं बोल रहे हमारे डॉक्टर साहब। 4 घंटे किसे कहते हैं? बैठना ये धूप है, आप बैठो इतनी धूप में बैठो आप यहाँ आके 4 घंटे आप बैठो। मामला एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार तक जा पहुंचा। उन्होंने मामले की जांच कराने के निर्देश दिए। इधर क्लिनिक संचालक डॉक्टर भिंडिया का कहना है कि जनसेवा हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आने के कारण जाना पड़ा, जिससे देरी हुई। क्लिनिक में मरीजों को देखने का समय दोपहर 1 बजे से निर्धारित कर रखा है, जिसकी सूचना बोर्ड पर अंकित कर रखी है। इसके बाद भी मरीज और उनके परिजन सुबह से आकर बैठ जाते हैं। कुछ मरीजों ने आपके ऊपर देरी से आने का आरोप लगाया, कितनी सत्यता सर? मैं ये बोलता हूँ कि मेरे जो क्लिनिक का टाइम है यहाँ पे मैंने बाहर के लिख रखा है 1 से 4 के बीच का टाइम है, वो मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ। एसडीएम सर से भी बात हुई थी, उस टाइम जो हमारी भी हुई थी तो भी हमने दोपहर के टाइम रख रखा है। और पेशेंट कभी जल्दी आ जाता है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। वो जनसेवा में क्या वो जनसेवा वाले बता देंगे। मैं अभी जनसेवा से आ रहा हूँ, वहाँ पे सारे करीब 11:30-12 बजे पहुँच गया था। वहाँ से पेशेंट देखा और अभी मैं निकल करके आ रहा हूँ। इमरजेंसी थी वहाँ पे तो देख करके भी आया और सीधा मैं अभी घर में भी नहीं गया, सीधा आकर पेशेंट। सर कुछ मरीजों ने आरोप लगाया आपके यहाँ पर सैनिटाइजर और पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिएगा, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है, पीछे बॉटल्स वगैरह सारी हैं, इनको दिखा दीजिएगा सारी ले वो आप वहाँ पे वो हमारे पास कूलर है और आरओ वाटर आता है, सारा का सारा है। पेशेंट को सबको भेज करके पानी पिलाते हैं, क्योंकि इस जगह पे रखने पे यहाँ पे कहीं रख नहीं सकते, तो पीछे रखा हुआ है उनके पीने के लिए। इवन एक रूम इनके लिए अलग से खोल रखा है, वो चाहे तो आप वो भी देख लीजिएगा, इनके लिए अलग से बना रखा है कि आप शांति से बैठे। लेकिन कोई जाता नहीं है, सब यहीं आकर के बैठ जाते हैं, तो उसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते ना। स्टेशन पर जो सुनना चाहिए अपनी। यस, थैंक यू।